होती है संगठनों की, लेकिन कितनी वाजिब है मांगे और क्या वाकई में इन पर संज्ञान नहीं लिया गया सरकार के, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। राम डांगोरे साहब हैं, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है राम डांगोरे साहब आपका। अमिताभ चौबे जी हैं, प्रांतीय संयोजक संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ, अमिताभ जी आपका भी बहुत स्वागत है। सत्येंद्र तिवारी जी हैं, अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ, सत्येंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ, माफ कीजिएगा, सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा। ये बताइए ना कि भाई आप कह रहे हैं नियमित, आप कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए, तमाम विशेषज्ञों के अध्ययन के बाद इस व्यवस्था को बदला गया था, क्या इससे पूरी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? देखिए जी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली से अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हमको थोड़ा पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा। जो पेंशन का सिस्टम था जी, तो पेंशन अधिनियम 1972 में कर्मचारियों के लिए ये प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी रिटायरमेंट के समय, जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था, उस समय उसकी लास्ट सैलरी, जो अंतिम वेतन प्राप्त करता था जी, उसके वेतन का 50% राशि उसको उसके जीवन के बुढ़ापे के कल्याण हेतु, उसको जीविकोपार्जन हेतु 50% राशि एक निश्चित गारंटी के साथ दी जाती थी, ताकि उसका बुढ़ापा गुजर सके आसानी से। परंतु 2004 में ये प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था तो अभी भी है। अब जो वो जीपीएफ था, इन लोगों ने 2004 में जब एनपीएस नई स्कीम लागू करी, पेंशन को बंद किया, जी, तो ये 10 कर्मचारी के कुल वेतन का 10% इन्होंने वेतन से काटा जी। और पहले 10% का नियम था कि सरकार अपने भागांश से 10% मिलाती थी उतनी राशि, और उसको एक एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा जमा करती थी। जो पैसा जमा था वो पूरा पैसा पूरे कारपोरेट जगत को दे दिया गया। उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। कर्मचारी का पैसा जो काटा गया है एनपीएस में, उसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा, जब ये पैसा काटने के बाद इन्होंने एनपीएस अकाउंट बनाया, कर्मचारी रिटायर नहीं हो रहा था, उस समय उसकी जो साइड इफेक्ट आ रहे थे, जब रिटायर हो तब तो पता लगे कितनी पेंशन मिलती है। सरकार ने ये आश्वासन प्रलोभन दिया कि आप रिटायर होंगे तो आपको एक मुश्त 50 लाख रुपए मिल जाएगा। अब जब रिटायरमेंट होने की नंबर आया, तो अब ये उसमें जो कर्मचारी का कुल पैसा कटा था उसका 60% पैसा इनके द्वारा रिफंड किया जाता है, और 40% पैसा जमा करके उससे जो ब्याज मिलती है जी, उसी ब्याज की पेंशन होती है। सरकार ने पेंशन देने की जिम्मेदारी से अपने को मुक्त रखी, पहला। दूसरी बात, पूरा पैसा कारपोरेट जगत को लाभ देने के लिए पेंशन बंद करी है, जबकि यह अपदूषण फैलाया जा रहा है कुछ संगठनों के द्वारा कि पेंशन देने से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ होती है। देश की आप हर कर्मचारी को हर महीने 10% से बढ़ा करके 14% दे रहे हैं। जब वही पैसा आप 14% मासिक न दे करके आप पेंशन के समय, जब रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के समय उसके पैसे की आवश्यकता होती है, तो वही पैसा यदि आप रिटायरमेंट में देते तो उसका बुढ़ापा निकलता। परंतु पेंशन बंद करना सरकार की बहुत बड़ी, बुढ़ापे की चिंता होनी चाहिए, सरकार को भी होनी चाहिए, लेकिन एक जो आंकड़ा है वो कहता है कि भाई एक वक्त ऐसा था कि जब सैलरी वाले लोगों से ज्यादा संख्या पेंशन वालों की हो गई, सरकार के पास अगर फंड बचेगा नहीं, पैसा होगा नहीं खजाने में, तो वो सैलरी कहां से देंगे, पेंशन कहां से आएगी? ये बड़ी आप भी इसको शायद बेहतर समझ रहे होंगे सत्येंद्र जी। फिर मैं अमिताभ जी के पास जाऊंगा। जी सत्येंद्र जी, आपसे मेरा सवाल। जी। एनपीएस में देखा जाए, सरकार का कम से कम अनुमानित 50 करोड़ से ऊपर एनपीएस कर्मचारियों को भागांश देने में लग रहा है। हर महीने सरकार पैसा दे रही है अपने भागांश का, वही पैसा उसको पेंशन के समय देना पड़ेगा। कोई सरकार पे लोड नहीं जा रहा है जो सरकार अपना भागांश बंद कर दे। जी ठीक है, समझ गया आपकी बात। अमिताभ चौबे जी, नियमितीकरण की आप लोग मांग कर रहे हैं, ये बताइए ना, जहां आप लोग काम कर रहे हैं उसमें इस मांग की पूर्ति होने की कोई गुंजाइश है? जी बिल्कुल गुंजाइश है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कोई ऐसे पद नहीं है जिनकी सरकार को 2 साल 5 साल के लिए जरूरत हो। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवाएं एक ऐसा स्वास्थ्य महकमा है और ऐसी एसेंशियल सर्विस के हम कर्मचारी हैं जिनमें लगातार हमारी जरूरत पड़ने वाली है।
तो ये कहीं से भी ये संभव नहीं है कि हमें नियमित नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये वही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन पे सरकार ने कभी फूल बरसाए थे, कभी जो है हमारे लिए तालियां जो है वो बजवाए गए थे, घंटियां बजवाई गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूसरा, लगातार हमने 2013 में भी 13 से लगातार हम मांग करते आ रहे हैं और हम लगातार यही कहते आ रहे हैं कि कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। हर बार इस तरह की हम लोगों को जो है हड़तालों के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो होते हैं। हर बार हमने आश्वासन पर उनकी बात को मानते हुए, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रदेश की हर समस्या का समाधान शिवराज सिंह चौहान, तो ये हम हमेशा मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे कर्मचारी जो अपने ही विभाग के मंत्री के पास अपनी समस्याओं को लेकर फूलों की माला लेके जाते हैं और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार करके उनको रस्सी से बांध के घातन अपराधी की तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये प्रदेश सरकार क्या संदेश देना चाहती है कर्मचारियों को, ये समझ से परे है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। बीजेपी विधायक राम डांगोरे जी हमारे साथ हैं। राम डांगोरे जी, दोनों की बात आपने सुनी, लेकिन चूंकि अब चुनावी साल लगने वाला है कुछ दिन बाद, तो जाहिर है कि जिन्हें आपने नहीं सुना अभी तक, वो तो अब प्रदर्शन करेंगे, दबाव बनाएंगे। जी, निश्चित रूप से ये चुनावी साल है और सभी संगठन हो, शासकीय कर्मचारी हो, सामाजिक संगठन हो, जो भी हो, ये अपनी मांगे लेकर के आ रहे, स्थानीय स्तर पर विधायकों के पास में भी जा रहे हैं। तो सरकार ने आर्थिक व्यवस्था देखते हुए इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रही है और जो भी जायज होगा इनकी मांगे पूरी करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा भाई साहब बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। नियम बने हुए हैं तो उनको देना वाजिबी है और सरकार के इसमें कोई दो मत नहीं है। कभी कभी आर्थिक स्थिति हो सकता है खराब हो, इस कारण प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन सरकार हमारी जिम्मेदार है और हम जनता की तो सेवा कर रहे हैं और जनता की मांग है, ये जनता की मांग है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। सरकार इस पर विचार भी कर रही है और एक अच्छा निर्णय भी लेना। राम डांगोरे जी, सदन में विधानसभा में वित्त मंत्री ये कह चुके हैं साफ गोई से लिखित में कि भाई सरकार कोई पुरानी पेंशन लाने वाली नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इस पर विचार चल रहा है जी। हो सकता है वहां क्या हुआ हो, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर के सोच रही है और पेंशन वाला कोई इनका आज का इशू नहीं है कि इसको थोड़ा पेंटिंग कर देंगे तो चल जाएगा। सरकार सोच रही है और निश्चित रूप से जो पेंशनर्स है उनके हित में अच्छा निर्णय लेगी। जी, चल मैं आता हूं आपके पास दोबारा। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। स्वदेश शर्मा जी, आप लोग बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली की, ये बताइए ना इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्यवस्था कहां से होगी उतने फंड की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो प्रसाद जी मैं यहां शुरू करूंगा। सरकार की जवाबदारी होती है शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। और जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने, जिस हमारे चिकित्सकों ने, संविदा कर्मियों ने उस कोरोना काल में जो भयानक महामारी थी, जो ऐसी महामारी थी कि अपनों से नमस्कार करने नहीं जा पा रहे थे, मिलने नहीं जा पा रहे थे, ऐसे में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की जानें बचाने का काम किया। और आपने उन पर फूल बरसाए, जैसा कि मैंने अभी सुना और उस समय भी देखा है, फूल बरसाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ताली बजाई, थाली बजाई, आरती उतारी, जाने क्या क्या ढोंग ढटूरे किए, लेकिन आज वो अपने इस कड़ाके की ठंड में, जिस ठंड में मैं भी कितनी मोटी जैकेट पहन के स्टूडियो में बैठा हूँ और वो वहाँ मैदान में बैठे हुए अपने हकों की मांग कर रहे हैं, इस मांग को सरकार नजरअंदाज करे तो निश्चित रूप से ये तानाशाही कहलाएगी। अब कहते हैं पेंशन की बात करते, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन नौकरी में होम दिया, रिटायरमेंट के बाद अगर उनको पुरानी पेंशन उनकी बहाल, जैसी कांग्रेस के समय में रही है, अगर बहाल कर दें, जैसे हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में हमने वहाँ बहाली कर दी, क्या वहाँ अर्थव्यवस्था बिगड़ गई? हमने राजस्थान में कर दी, क्या वहाँ अर्थव्यवस्था बिगड़ गई? अरे भाई, आपके स्वदेश शर्मा जी अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ राजस्थान छत्तीसगढ़, अनाउंसमेंट हुआ तभी नहीं हो पाई अभी भी। हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही होती है। अनाउंसमेंट के बाद कुछ समय होता है, कुछ प्रोसेस होती है और वो पूरी होती है। कुल मिलाकर के ये सरकार बिल्कुल, अगर चाहे इनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो अपने खर्चों में कटौती करें। हम देख रहे हैं विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए इन्होंने अपने इवेंट पर खर्च कर दिए। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात बीच में बता दूं, अपनी बात जारी रखिएगा। संविदा वाला फॉर्मूला दिग्विजय सरकार के कार्यकाल में ही आया था ना, आपको भी याद होगा।
देखिए 2004 से परेशानी के दौर से गुजर रहा है और 2003 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, वो भारती जी मुख्यमंत्री बन गई थी। अब अगर दिग्विजय सिंह जी की बात करूं तो इस पे अमिताभ जी भी रोशनी डालेंगे जी, आप बात रखिए जी। 2003 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने वो कार्य किया था जो आज तक की इनकी भाजपा की सरकार कभी नहीं कर सकती। वो कार्य किया था कि 15 साल आप लोगों को सरकार में आने का इंतजार करना। उन्होंने वो कार्य किया था जो आज तक नहीं कर पाए। मतलब गांव स्तर पर सरकार को ताकत दे दी थी, पंचायती राज की स्थापना ही नहीं की थी, उनको इतने पावर, इतने अधिकार दिए थे कि जिसकी कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं, क्योंकि ये कल्पना नेहरू जी की थी। राजीव गांधी ने अबली जमा पहनाने के लिए कहा, सबसे पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने पहनाया। आपने पंचायत से उनके अधिकार छीन लिए, आज उनके हाथ में कुछ रहने नहीं दिया है। अगर पुरानी बातें करोगे तो सरकारों ने, कांग्रेस की जब सरकार रही है, सरकार ने हमेशा जनहित में अच्छे निर्णय लिए, अच्छे फैसले किए, लोगों को बहाल करने की कोशिश की, उनका जीवन स्तर बदलने की कोशिश की। लेकिन आप सिर्फ इवेंट कर रहे हो, आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप विजन वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहला रहे हो? आप टेलीविजन वाले मुख्यमंत्री हो, बस एक विजन लेके आते हो, एक कॉर्डलेस हाथ में लेके इधर से उधर टहलना और एक कैट वॉक करके भाषण देना। ये और नया शुरू कर दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बयान से अच्छा होता कि आप इसको अमली जामा पहनाते। तो आज ये कड़ाके की ठंड में, हमारी बहनें देख रहे हैं हम स्क्रीन पर, कितनी कड़ाके की ठंड में ये अपने हकों के लिए लड़ रही है। अरे आपका जा क्या रहा है? अपनी खर्चों में थोड़ी कटौती कर लीजिए। आप कर्जा तो वैसे ही ले रहे हैं, 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा कर तो मध्य प्रदेश में हो गया है। एक व्यक्ति पर आपने 50,000 से ज्यादा कर्ज में लाद दिया मध्य प्रदेश को। लगभग सभी राज्य सरकारों पर कर्ज है। तो साहब अपने शर्मा जी, मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान पर भी कर्जा है, छत्तीसगढ़ पर भी कर्जा है जी। बाकी मैं नहीं कह रहा हूं कि बाकी उत्तर मध्य जो भाजपाई सरकार है या कांग्रेसी सरकार है, सब पर राज्य सरकारों पर कब्जा है, ठीक है, मैं कर्जा है। अमिताभ जी थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा। ये संविदा की जो एंट्री हुई थी, ये कब हुई थी? दिग्विजय सरकार, जहां तक मुझे याद आता है। दूसरा जी, संविदा कर्मचारी 1997 से मध्य प्रदेश में पदार्पण हुआ है और ये लगातार, मैं किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल पर आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन हमें हर एक दल ने छला है, हर एक दल ने हमारे साथ धोखा किया है। चाहे 17 साल की ये सरकार हो, चाहे 17 महीने की बीच में आई हुई विपक्ष की सरकार हो, या उसके पूर्व जो 2003 के पूर्व जो सरकारें चलती रही, तो लगातार संविदा कर्मचारी आज भी 10 से 12 हजार रुपए के अल्प वेतन में, इस महंगाई के दौर में जहां जीवन यापन करना असंभव है, उस स्थिति में जीवन काट रहा है। और मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जितनी बदहाल स्थिति संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की है, देश में किसी राज्य में ऐसी नहीं है। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। सत्येंद्र तिवारी जी के पास जाऊंगा। अमिताभ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सत्येंद्र तिवारी जी, पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र आप कर रहे हैं, फंड का भी जिक्र हो रहा है। दरअसल जो फंड सरकार के पास बचता है, अमूमन ये कांग्रेस बीजेपी सरकार का मसला नहीं है, जो फंड है खजाने में वो सड़कों पर इस्तेमाल होता है, विकास कार्यों पर इस्तेमाल होता है। अगर उस लिहाज से समझिएगा कि सारा पेंशन और वेतन में खर्च कर दिया जाए तो फिर क्या व्यवस्था पर उसका असर नहीं पड़ेगा? सड़कों पर असर नहीं पड़ेगा? औद्योगिक संस्थान जो आप शुरू करते हैं, शिक्षा में जो पैसा सरकार लगाती है, वो कहां से आएगा? देखिए जी, कर्मचारी 30 वर्ष 40 वर्ष तक सेवाएं सरकार की देता है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक क्रियान्वयन करने का काम कर्मचारी ही करता है जी। कर्मचारी जब बुढ़ापे, जब नौकरी, जब उसका जीवन समाप्त होने की ओर आता हो, पूरी जवानी भर सरकार के काम करने के बाद अब घर जाता है नौकरी सेवानिवृत्त होने के बाद, उस समय उसके जीविकोपार्जन का सहारा शासन ही होती है। शासन का ये दायित्व तो बनता है, पूर्व समय से भी चला आ रहा है, पहले भी सरकारें थी, ये पेंशन का अंग्रेजों के जमाने से भी पेंशन का प्रावधान था, इसके बाद देश के आजादी के बाद भी पेंशन का प्रावधान था। पेंशन कोई वेतन नहीं है, पेंशन सिर्फ सामाजिक सुरक्षा का दायित्व है कि हमने जिसकी सेवा ली है उसको, उसके बुढ़ापे में उसका सुरक्षा का दायित्व, जिम्मेदारी सरकार की होती। हम ये नहीं कहते कि सरकार पे लोड पेंशन से जा रहा है, सरकार पे तो बहुत सारे लोड जा रहे हैं। क्या कर्मचारी के पेंशन से यदि सरकार को लोड जा रहा है तो एक दिन का विधायक माननीय विधायक बनने के बाद, 2 बार दूसरे निर्वाचन के बाद, 3 बार निर्वाचन के बाद विधायक, जबकि विधायक जनप्रतिनिधि राजनेता शब्द नेताओं पे आता है। कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, राजनीति में कोई सेवानिवृत्ति नहीं होती। तो 4 पेंशन 5 पेंशन वहां वाजिब सवाल है जी, वहां अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही। यदि आप वास्तव में पेंशन बंद कर दें जी, राजनीति में भी पेंशन बंद कर दें, तो आप के लिए
राम डांगोरे साहब, जो बात सत्येंद्र तिवारी जी ने उठाई है वो बहुत वाजिब है कि भाई ये सारा कुछ व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों, भाई विधायकों बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं है? कम से कम एक उदाहरण तो जनप्रतिनिधि वो पेश कर ही सकते थे। दूसरी बात, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें आप या आपके स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन दे रहे हैं लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये भरोसे का गैप, या फिर कहें कि आप अगर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी, तो समझिए कि दिक्कत कहां है। देखिए, एक तो मैं इनकी पेंशन के पक्ष में हूं कि इनको पेंशन मिलना चाहिए। अर्थव्यवस्था जैसा सुदेश जी बता रहे थे, ऐसा कोई विषय नहीं है। कोई होगी तो अब मैं खुद भी पर्सनल सीएम साहब से बात करूंगा। ये इन्होंने इच्छा शक्ति वाला मामला बताया, इच्छा शक्ति नहीं है। तो सत्येंद्र जी, अगर सरकार में इच्छा शक्ति नहीं होती तो इतने साल टिकी नहीं रहती, आप विपक्ष में नहीं होते। कुछ ना कुछ तो अभी का टिकी है। अभी आपने खरीद फरोख्त के माध्यम से चुनी सरकार माननीय कमलनाथ जी की सरकार को अपदस्थ किया है। अभी सरकार को आप जनता की सरकार कहेंगे? अरे विधायक जी बात गले नहीं उतर रही। स्वदेश शर्मा जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके कहेंगे ऐसे बेईमानी कहेंगे सत्येंद्र जी थोड़ी देर के लिए विधायक जी, माननीय विधायक जी, स्वदेश शर्मा जी इससे आप सुन लें, आप क्या कह रहे हैं? इच्छा शक्ति नहीं है, बेईमानी है, घोर बेईमानी है। स्वदेश शर्मा जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। का अपमान है। सत्येंद्र जी समझदार बनिए, सत्येंद्र जी समझदार बनिए। आपको सत्येंद्र जी नहीं, स्वदेश शर्मा जी हैं, बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता जी। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी सुनिएगा। जी, अगर इच्छा शक्ति नहीं होती सरकार में तो इतने सालों से नहीं आते। और संविदा कर्मियों को तो परमानेंट आपने उसी समय कर देना चाहिए था। जिनकी सैलरी 65,000 रुपए होनी चाहिए थी, उनको 10-10, 15-15 रुपए में आपने रख लिया। हम भी उनकी संवेदनाओं को संभाल रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी संवेदनाओं को। राम डांगोरे साहब, आप लोगों ने भी तो 3 साल निकाल दिए। पीक समय कोरोना जैसे पीक टाइम पर इन्होंने मेहनत करी, इनको सलाम करना चाहिए और इनको जल्दी पेंशन मिलना चाहिए। मैंने कहा मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष समय लेकर के इस विषय पर चर्चा करूंगा। इनको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से सुरेश जी बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा करा, ये करा, तो कर्जे में डुबा दिया। तो कर्जा कोई अकेला मध्य प्रदेश के ऊपर नहीं है, कांग्रेस की सरकारों के ऊपर भी कर्जा रहा है। स्वदेश शर्मा जी, मेरा सवाल आप ही से है। स्वदेश शर्मा जी, राम डांगोरे साहब आ रहा हूँ आपके पास। स्वदेश शर्मा जी, 2 बात। एक तो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को अभी तक आप लोगों ने आश्वासन नहीं दिया कि भैया नियमित कर देंगे हम सरकार में आएंगे। तो दूसरा, ये जो आपने पेंशन बहाली को लेकर कहा है, वादा किया है कि 23 में आएंगे तो पेंशन बहाली करेंगे। दूसरा, आपने वो फॉर्मूला भी नहीं बताया जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू किया है आपने। देखिए, फार्मूला बताना, ब्लूप्रिंट तैयार होता है। माननीय कमलनाथ जी विजन वाले नेता है और उनका जो विजन है, जो इनका ब्लूप्रिंट है, वो ऐसा है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है उनका। अगर वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे 2023 में, जब आप देख लेना कि वो इनकी समस्या का समाधान करेंगे, संविदा कर्मियों का, और पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे, और मध्य प्रदेश को आला दर्जे पर पहुंचाने के लिए, बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए माननीय कमलनाथ जी जो प्रयास करेंगे वो जनता के सामने होगा। इन्होंने चलती वरना आज तक स्थिति ये होती कि मध्य प्रदेश रियल में समृद्ध मध्य प्रदेश साबित हो जाता। चलिए, माफी चाहूंगा, वक्त अब इजाजत नहीं देता चर्चा को और आगे बढ़ाएं, लेकिन देखना होगा कि चुनावी साल और क्या सूरत बनती है प्रदर्शनों की। बहुत शुक्रिया राम डांगोरे साहब, अमिताभ चौबे जी, सत्येंद्र तिवारी जी, स्वदेश शर्मा जी। वहां डिबेट में बस इतना ही। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे कांग्रेस